सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 41 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से संबंधित संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत में कंपनी के सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए, जो चार्टर एक्ट लाए गए, उसके अंतर्गत हमने 1853 ईस्वी तक के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन है अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में कर चुके हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत आज हम उसी संवैधानिक विकास से संबंधित दो अधिनियमों का जिक्र है आज के इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 और दूसरे नंबर पर हमारी बात होगी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस व्याख्यान को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से कड़ी जोड़ते हुए पूरी तरह से एक समझ विकसित करने का प्रयास है वो करने जा रहे हैं आज के इस व्याख्यान के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1858 ईस्वी के अधिनियम को लाने के लिए जिम्मेदार कारक कौन से थे, अर्थात वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाने की आवश्यकता ब्रिटिश हुकूमत को पड़ी। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे, अर्थात इसके तहत किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबंधन किया गया, कौन कौन से वो मेन प्रोविजन थे जिसके कारण से इस अधिनियम को जाना जाता है। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम 1858 के अधिनियम का मूल्यांकन करते हुए ये देखेंगे कि 1858 के अधिनियम ने अपने पूर्ववर्ती अधिनियमों की तुलना में या चार्टर एक्ट की तुलना में ब्रिटिश प्रशासन की भारतीय परिस्थितियों में कितना परिवर्तन किया, क्या वो जो परिवर्तन किया था या वास्तविक था या वो नाम मात्र का परिवर्तन था या नाम परिवर्तन से ज़्यादा और कुछ नहीं था। इसकी पड़ताल हम आज के इस तीसरे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लाने के पीछे कौन सा बैकग्राउंड काम कर रहा था या कौन से कारक जिम्मेदार थे जिसके कारण से 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट को भारतीय संदर्भ में लाना पड़ा। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी 1861 ईस्वी के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे। छठे बिंदु के अंतर्गत हम 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के मूल्यांकन करते हुए ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में, सांविधिक विकास में किस प्रकार का योगदान रहा, इसने किस प्रकार का प्रभाव है वो भारतीय इतिहास में जो स्थापित किया, इसकी हम बात है वो पांचवें बिंदु के अंतर्गत करेंगे और छठे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। और अंत में हमारी बात होगी इस व्याख्यान के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर कि अर्थात 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते रहे हैं, इसकी बात हम छठे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान है वो दो अधिनियमों के प्रावधान, उनके मूल्यांकन और उनको लाने के पीछे कौन कौन से जिम्मेदार कारक थे, उन्हीं पर पूरी तरह से केंद्रित है। इसलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम को लाने वाले जिम्मेदार कारक कौन कौन से थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित हमारे जो व्याख्यान हमने प्रसारित किए थे उसमें हमने ये भली भांति जाना था और समझने का प्रयास किया था कि 1858 का जो विद्रोह है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ जो चरम असंतोष भारतीयों के बीच में व्याप्त हो गया था, विशेषकर किसान वर्ग के बीच में, विशेषकर सिपाहियों के बीच में और अपदस्थ जो शासकीय अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के बीच में जो असंतोष विभिन्न कारणों के चलते व्याप्त हो गया था, उसी की चरम परिणति के रूप में हम 1857 के विद्रोह को देखते हैं। लेकिन 1857 के विद्रोह ने इंग्लैंड की गृह सरकार के लिए एक प्रकार से एक चेतावनी है वो पैदा कर दी थी, क्योंकि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एक औपचारिक रूप से भारत में शासन चल रहा हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनीतिक नियंत्रण है वो औपचारिक रूप से स्थापित हो रहा हो, लेकिन विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से अर्थात 1784 ईस्वी के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत में
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक प्रभुता से संबंधित मामलों में या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित मामलों को एक प्रकार से नियंत्रण और संचालन करने की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक है ब्रिटेन की संसद के द्वारा ले ली जाती है। और 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को एक जीवन दान प्रदान करने का अंतिम प्रयास था ब्रिटिश संसद के द्वारा। और उस चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक ब्रिटेन का क्राउन चाहे, जब तक ब्रिटेन की संसद चाहे, तब तक के लिए ही वो भारत में राजनीतिक मामलों का प्रशासनिक प्रबंधन है वो करती रहेगी। लेकिन जिस दिन ब्रिटेन क्राउन की इच्छा नहीं होगी, ब्रिटिश संसद के मापदंडों पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खरा नहीं उतरेगा, उसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के जो शासन करने के अधिकार को हस्तगत कर लिया जाएगा। 1857 के विद्रोह ने वो परिस्थिति पैदा कर दी थी जिसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से शासन की समाप्त करना है वो आवश्यक समझा जाने लगा। ब्रिटेन में इसको लेकर के एक बहुत बड़ा जनमत खड़ा हुआ और ब्रिटेन में इसको लेकर के एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और उनको लगा कि भारत में जो अंग्रेजी जो अधिकारी और कर्मचारी जो शासन करने के लिए गए हुए हैं और बहुत सारे अंग्रेज हैं जो सैनिक सेवा के रूप में देने के लिए इंग्लैंड से यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन 1857 का जो व्यापक जन विद्रोह हुआ जिसमें बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को और उनके बहुत सारी अंग्रेज महिलाओं को और अंग्रेज जो कार्मिकों को मौत के घाट उतारा गया, तो इसकी इंग्लैंड में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इंग्लैंड का आम जनमानस और इंग्लैंड की सरकार के बहुत सारे जो ऐसे मंत्री थे और ब्रिटिश संसद के ऐसे बहुत सारे सांसद थे जो ये मानते थे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस तरह से उसने प्रशासनिक प्रबंधन नहीं किया, उस तरह से उसने राजनीतिक सत्ता है उसका संचालन नहीं किया, जिसके कारण से भारतीयों का जो असंतोष है वो चरम अभिव्यक्ति के रूप में आज इस कदर से प्रकट हुआ है कि जिस भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश के रूप में बना लिया है, भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हो, लेकिन इस उपनिवेश से इंग्लैंड के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो रही है। तो 1857 के विद्रोह को जैसे तैसे करके ब्रिटेन से मंगाई गई फौजों के माध्यम से, ब्रिटेन से भेजे गए योग्य सेना नायकों के माध्यम से जैसे तैसे है उसको दबाया गया। उसमें कुछ भारत के स्थानीय शासकों का भी सहयोग मिला, लेकिन 1857 के विद्रोह ने जो ब्रिटेन की गृह सरकार के लिए, ब्रिटिश संसद के लिए, ब्रिटिश क्राउन के लिए एक चेतावनी है वो पैदा कर दी थी और ये सोचने के लिए बाध्य कर दिया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इससे आगे जारी नहीं रखा जाए। और ब्रिटेन का जो जनमत है वो भी इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक कुप्रबंधन और इसके अधीन जो कर्मचारियों का व्याप्त भ्रष्टाचार, उनकी शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण से ब्रिटेन को इतना बड़ा जन विद्रोह है वो भारत में देखने को मिला है और जिसके कारण से बहुत सारे इंग्लैंड के अधिकारी, कर्मचारी और सैनिकों की मौत के घाट है उतारा गया है भारतीय जन समुदाय के आक्रोश के कारण। तो 1857 के विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियों ने एक प्रकार से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन को समाप्त करने की जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो आधार है, वो तैयार कर दिया था। दूसरी ओर ब्रिटिश पूंजीपति और जनमत को ये लगता था कि आज जो भारत में जो विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारी, कार्मिकों और बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों को जो मौत के घाट उतारा गया है, उसके पीछे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक कुप्रबंधन, इसने राजनीतिक जो शासन व्यवस्था का ठीक प्रकार से संचालन नहीं की, इसकी नीतियों में वो भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिसके कारण से आज ब्रिटेन की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। और जिस भारत के आर्थिक संसाधनों के बल पर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को संजीवनी मिल रही है, अगर 1857 के विद्रोह का यही रूप आगे रहा, अगर इसी प्रकार का चरम असंतोष भारतीयों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ रहा, तो भारत का, तो इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण समृद्ध उपनिवेश है उसके हाथ से निकल जाएगा। और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो तेजी से पूरी दुनिया में व्याप्त हो गई है, जिसका प्रभाव और जिसके सामान की मांग है पूरी दुनिया के बाजारों में हो गई है, उस इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को सबसे ज़्यादा संजीवनी देने का काम है भारत से ले जाए गए आर्थिक संसाधनों ने किया। इसलिए भारत जैसे एक समृद्ध ब्रिटिश आर्थिक उपनिवेश को किसी अन्य के भरोसे है वो छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने की ब्रिटिश जनमत में जोरदार मांग उठाई गई, ब्रिटिश संसद में इसकी मांग उठी और ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे मंत्री इस बात के खिलाफ थे कि भारत में ब्रिटिश शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो लंबे समय तक जारी रहे। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित भी इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि ब्रिटेन अपने राष्ट्रीय हितों के चलते
कभी भी भारत से अपने उपनिवेशी शासन को समाप्त नहीं करना चाहता था। वो अपने उपनिवेशी शासन को भारत में इस प्रकार से और भी ज़्यादा दृढ़ करना चाहता था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से उत्पन्न जो दुष्परिणाम है उससे भारतीयों का ध्यान भटकाया जा सके और भारतीयों को ये आश्वासन दिया जा सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी और जिसके द्वारा भारतीयों पर हो सकता है कुछ ज्यादती की गई। लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन है, उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद के माध्यम से भारतीय लोगों के जीवन कल्याण के लिए अच्छे प्रयास किए जाएंगे, इस प्रकार का आश्वासन है वो भारतीयों को देने का प्रयास किया गया। लेकिन ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित भारत के लंबे समय तक ब्रिटेन के उपनिवेश बनने में जुड़े हुए थे। तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों ने भी वो परिस्थितियां पैदा की जिसके कारण से 1858 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी समय की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश है वो नए नए उपनिवेशों की तलाश में दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों पर नजर डालने लगा और ये एक प्रकार से ब्रिटेन के जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के जिस वैभव के कारण से ब्रिटेन को जाना जाता था उसके लिए एक अलार्मिंग थी, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है वो पैदा की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। लेकिन ब्रिटेन की जो साम्राज्यिक गौरव में जो अभिवृद्धि हो रही थी, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारण से जो वो एक महत्वपूर्ण महाशक्ति के रूप में बन गया था, उसके पीछे भारत के आर्थिक संपदा और आर्थिक संसाधन जो भारत से लूट खसोट करके भारत का अत्यधिक अतिशय आर्थिक शोषण करके इंग्लैंड ले जाए गए, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो 1857 के विद्रोह ने वो परिस्थितियां पैदा की कि तब भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके एक प्रकार से शासन के स्वरूप में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश क्राउन किसी भी हालत में भारत पर से अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शासक दौर को समाप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे कि जिसके माध्यम से 1857 जैसे विद्रोह की फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। ब्रिटिश पूंजीपतियों का भी हित इसमें था क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति अपनी पूंजी के अत्यधिक निवेश के माध्यम से भारत से ज्यादा लाभांश पाने की आशा रखते थे। तो ब्रिटिश पूंजीपतियों और जनमत का कंपनी शासन के प्रति विश्वास है वो बहुत बढ़ गया था और इसके कारण से भी एक नए प्रकार का अधिनियम, एक नई प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने की मांग है वो ब्रिटेन में उठने लगी। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित इससे जुड़े हुए थे और साम्राज्य स्थापना की दौड़ में जब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश है वो नए नए अवसर और संभावनाओं की तलाश कर रहे थे, तो ब्रिटेन अपने एक बसे बसाए उपनिवेश को किस कदर अपने हाथ से फिसलता हुआ देख सकता था, अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र से किस प्रकार से जाता हुआ देख सकता था। ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भारत का एक लंबे समय तक उपनिवेशवाद के दायरे में रहना वो जरूरी हो गया था और इन्हीं वो सारे कारण थे, यही वो परिस्थितियां थी जिसके कारण से 1858 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाना पड़ा। अब 1858 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 ईस्वी में व्यापक विद्रोह हुआ और कुछ समय के लिए ऐसे लगने लगा था कि ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का भारत पर से शासन है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने धैर्य और संयम से काम लिया और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जब सत्ता फिसलने लगी तो ब्रिटेन की गृह सरकार, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश क्राउन ने यह निर्णय लिया कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत है उसकी समाप्ति नहीं होने दी जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रशासनिक अराजकता पैदा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लापरवाही के कारण से आज भारतीयों ने एक व्यापक जन विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रकट किया है, उस जन विद्रोह को दबा करके कुछ ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाएगी ताकि भारतीय लोगों की आशंकाओं का भी समाधान किया जा सके और जो विद्रोह के कारण है उनका अध्ययन करके उन विद्रोह के कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक एक्ट है वो पास किया गया, एक कानून लाया गया और उस कानून को रखने वाले थे उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामरस्टन। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामरस्टन ने 1858 ईस्वी के एक नए बिल का प्रारूप है वो ब्रिटिश संसद में पेश किया, लेकिन ये बिल पास होता उससे पहले ही पामरस्टन है उसको किसी अन्य कारण से, राजनीतिक कारण के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और बाद में 1858 ईस्वी के बिल के पारित होने में और उस बिल को ब्रिटिश संसद के समक्ष एक विचार के लिए रखने में भारत सरकार के जो प्रथम भारत राज्य सचिव जो बाद में से सर हेनरी स्टैनली बने, उन्होंने इस बिल को ब्रिटिश संसद में बहस के लिए रखा और उन्होंने ये कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त करना चाहते हैं और ब्रिटिश क्राउन को भारतीय सत्ता का हस्तांतरण करना
चाहते हैं। तो जब भी ये बात आए कि 1858 ईस्वी के अधिनियम को ब्रिटिश संसद में सबसे पहली बार किसके द्वारा रखा गया, 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पामर्स्टन। और 1858 ईस्वी के अधिनियम को पारित करने में जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही वो थे सर हेनरी स्टैनली। और ये सर हेनरी स्टैनली वही थे जो भारत में जब ब्रिटिश क्राउन की सीधी सत्ता स्थापित हो गई तो प्रथम भारतीय राज्य सचिव बनने वाले व्यक्ति थे सर हेनरी स्टैनली। और सर हेनरी स्टैनली वे व्यक्ति थे जिनके प्रयासों के कारण से 1858 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो पास किया गया। ब्रिटिश संसद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उन विषम परिस्थितियों में पास किया गया जब ब्रिटिश सत्ता को भारत में एक व्यापक जन विद्रोह के माध्यम से चुनौती दी गई। तो 1858 ईस्वी के अधिनियम का जो टाइटल था जिससे उसके एक भारतीय के लोगों के प्रति एक अच्छे अधिनियम के रूप में पेश किए जाने की अपेक्षा की गई थी, उस अधिनियम का टाइटल था द बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडियन, यानी भारत के अच्छे प्रशासन के लिए एक अधिनियम। एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट के नाम से 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम है वो ब्रिटिश संसद से पास किया गया। इस ब्रिटिश संसद से पास किए गए भारत सरकार के अधिनियम के अगर प्रमुख प्रावधानों की मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन से प्रावधान थे। इसमें सबसे पहला प्रावधान तो यही था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक जो सत्ता यहाँ पर स्थापित थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता का अंत करके आज के बाद से यानी 1858 ईस्वी में जब ये अधिनियम पास हो गया तब से भारत का जो समस्त जो प्रदेश पर जो दावा है ब्रिटेन की साम्राज्य, ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश संसद का होगा, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का अंत हो जाता है 1858 ईस्वी के अधिनियम से भारत से, और भारत में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता है वो स्थापित हो जाती है। इसके अलावा समस्त प्रदेश प्रशासन और कंपनी के हाथों में जो कर का जो अधिकार था हटा करके ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, और ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार है उसके माध्यम से उन्होंने भारतीय प्रदेशों की जो शासन सत्ता है उसको संभाल लिया। ऐसा प्रावधान किया गया था 1858 ईस्वी के अधिनियम में। 1858 ईस्वी के अधिनियम का जो दूसरा प्रावधान था वो ये था कि अब भारतीय मामलों के संचालन के लिए एक नए पद का सृजन किया गया, और वो नया पद था जिसे हम कहें भारत मामलों का मंत्री या भारत सचिव का नाम दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी भारत के प्रशासनिक मामलों के संचालन के लिए, भारत के राजनीतिक मामलों के निष्पादन के लिए, और भारत में जो अंग्रेजी जो प्रशासन जो स्थापित किया गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब सत्ता चली गई थी तो ब्रिटिश क्राउन के एक प्रतिनिधि के रूप में जिस व्यक्ति को भारत के मामलों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मा दिया गया उस व्यक्ति के पद का नाम दिया गया भारत सचिव या भारत मामलों का मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इस भारत सचिव को भारत से संबंधित प्रशासनिक मामलों का संचालन करने के लिए एक सलाहकार परिषद के रूप में जिस परिषद का गठन किया गया उस परिषद को नाम दिया गया भारत परिषद। इस भारत परिषद में कुल 15 जो सदस्य है, 15 लोग हैं वो शामिल किए जाने थे। और भारत सचिव, भारत परिषद और भारत सचिव से संबंधित जो लोग हैं जिस ऑफिस में बैठ करके काम करते थे उस ऑफिस को नाम दिया गया भारत ऑफिस। ये सारी के सारे जो भारत सचिव के पद पर बैठने वाला व्यक्ति, भारतीय परिषद जिसमें 15 लोगों को रखे जाने की व्यवस्था थी, और भारतीय ऑफिस, इन सब का मुख्यालय लंदन में रखा गया। और लंदन से बैठ करके ही भारत सचिव, उसकी भारत परिषद और भारत ऑफिस के माध्यम से भारत में अंग्रेजी प्रशासन है उसका संचालन है वो किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय परिषद में 15 सदस्यों की संख्या रखी जाने की बात थी, इन 15 सदस्यों में से 7 सदस्य वो थे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाने थे, और 8 सदस्य है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों में से या उनके द्वारा मनोनीत किए जाने थे। शुरुआत में इन जो 15 सदस्यों की जो सदस्यता है वो आजीवन रखी गई, लेकिन बाद में जब इनकी आजीवन सदस्यता समाप्त हो गई तो भारतीय परिषद में जिन सदस्यों की नियुक्ति की गई उनको सामान्यतः 10-10 साल के लिए नियुक्त किया गया। अब भारत के जो गवर्नर जनरल थे 1858 ईस्वी के अधिनियम के पास होने के समय वो थे लॉर्ड कैनिंग, जिसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता है। लेकिन चूंकि 1858 ईस्वी के अधिनियम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता का एक औपचारिक रूप से अंत हो जाता है और उसकी सत्ता, उसके सारे के सारे प्राधिकार है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन है, वो चले जाते हैं। तो अब गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल
ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में अब उसको वायसराय के रूप में जाना गया। लेकिन आपके लिए एक बात जानने योग्य है कि इस 1858 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसे हम कहते हैं एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट, इसमें कहीं भी वायसराय के पद का उल्लेख नहीं था। लेकिन व्यवहार में चूंकि गवर्नर जनरल था, अब क्राउन का प्रतिनिधि हो गया था, और क्राउन के प्रतिनिधि को इंग्लैंड में वायसराय के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अब हम 1858 ईस्वी के बाद में जो भी क्राउन का प्रतिनिधि भारत में नियुक्त किया गया, हम उसे वायसराय के नाम से ही संबोधित करेंगे। लेकिन जब भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि 1858 ईस्वी के अधिनियम में क्या वायसराय के पद का जिक्र था, तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि वायसराय के पद का उल्लेख 1858 ईस्वी के अधिनियम में नहीं था। केवल क्राउन के प्रतिनिधि के माध्यम से भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, और उस क्राउन के प्रतिनिधि को हम व्यवहार में वायसराय के नाम से जानते हैं। 1858 ईस्वी के अधिनियम में एक और बात कही गई कि अब आज के बाद में जितना ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्रीय विस्तार करना था, जितने राज्यों का अधिग्रहण करना था, उतने राज्यों का अधिग्रहण कर लिया, और आज के बाद में यानी 1858 ईस्वी के बाद में किसी भी भारतीय राज्य का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अर्थात अंग्रेजी हुकूमत के भारत में क्षेत्रीय विस्तार की नीति पर रोक लगा दी गई। 1858 ईस्वी के अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 1858 के अधिनियम में जो 1784 ईस्वी में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था के माध्यम से जो दोहरे शासन का प्रावधान किया गया, 1858 ईस्वी में उस दोहरे शासन वाली व्यवस्था का अंत है वो कर दिया गया। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से। वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या इस समय 4 ही थी। इसके अलावा प्रतिवर्ष भारत की लेखा और भारत संबंधी रिपोर्ट है वो संसद में प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा 1858 ईस्वी के अधिनियम में भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए, भारतीय लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए एक और बात का उल्लेख किया गया, वो ये थी कि जाति और धर्म के आधार पर ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार है, किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। और इसके साथ ही ये कहा गया कि अगर कोई भी भारतीय योग्य है, अगर किसी भारतीय व्यक्ति में प्रशासकीय कौशल है, तो वो भी इंडियन सिविल सर्विसेज में खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित होने का अधिकार है वो रखता है। तो जाति और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात की गई 1858 ईस्वी के अधिनियम में। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से कॉन्वेंटेड सिविल सर्वेंट्स की भर्ती पर बल दिया गया, और बाद में इसी को प्रावधान को लागू करने के लिए 1861 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट है वो बना। तो भारत के अगर हम प्रथम वायसराय की बात करें, भारत में क्राउन के प्रथम प्रतिनिधि की बात करें, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, और जिसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। तो 1858 ईस्वी के अधिनियम में ये महत्वपूर्ण है वो प्रावधान किए गए थे। और इसके अलावा अगर 1858 ईस्वी के अधिनियम से एक और बात की गई, क्योंकि 1858 ईस्वी के अधिनियम में ब्रिटिश क्राउन ने भारत की सत्ता को हस्तांतरण कर लिया गया है, इसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में एक दरबार लगा करके की गई। इलाहाबाद के दरबार में इसकी घोषणा की गई। तो एग्जाम की दृष्टि से यह भी एक उपयोगी प्रश्न हो सकता है कि जब ये पूछा जाए कि लॉर्ड कैनिंग ने कहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में भारतीय सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की, तो इलाहाबाद में की थी 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये घोषणा की गई थी। और भारतीयों को, बहुत सारे भारतीय राजाओं को और देशी रियासतों के शासकों को, सामंत और जागीरदारों को ये कहा कि उनको उनके पुराने अधिकार है वो लौटा दिए जाएंगे। भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाएगा। 1858 के अधिनियम के माध्यम से ये बात का भी प्रावधान किया गया। अब फिर से साहूकार है, जो देशी रियासतों के जो शासक है, उनके गोद लेने के अधिकार को फिर से मान्यता दे दी जाएगी। अर्थात एक बार फिर से देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में की जनता में जिस प्रकार का आक्रोश उत्पन्न हो गया था, तो उनको ये लगा था कि अपदस्थ शासकीय अधिकारी और कर्मचारी और रूढ़िवादी वर्ग के सामाजिक और धार्मिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया है, उसके कारण से इतने बड़े व्यापक जन संतोष का सामना ब्रिटिश हुकूमत को करना पड़ा है। तो अब 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद एक प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने प्रतिक्रियावादी नीति पर और सामंती तत्वों को प्रोत्साहन देने की नीति पर चलना प्रारंभ कर दिया। 1858 ईस्वी के अधिनियम से कोई बहुत बड़ा वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ। वही अंग्रेजी शासन की प्रणाली भारत में बरकरार रही,
वही सैनिक असैनिक प्रशासन का ढांचा रहा, वही सिविल सर्विसेज का ढांचा रहा, वही न्यायिक व्यवस्था का ढांचा रहा और वही भू राजस्व की नीतियां हैं वो लागू रही। केवल दिखाने के लिए नाम का परिवर्तन किया गया। नाम का परिवर्तन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो राजनीतिक सत्ता थी वो भी एक प्रकार से ब्रिटेन की गृह सरकार और संसद के द्वारा ही संचालित हो रही थी, लेकिन अब सीधा सीधा भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ले ली गई, ब्रिटिश ताज के माध्यम से संचालित होनी थी। और ब्रिटिश ताज के माध्यम से संचालित होनी थी इसका तात्पर्य ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार के माध्यम से भारत के राजनीतिक जो स्थिति है उसका संचालन किया जाने था। सैनिक असैनिक प्रशासन शोषणकारी आर्थिक नीतियां वैसे ही जारी रहती है। तो 1858 के अधिनियम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ ये परिवर्तन हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में से जो राजनीतिक जो नियंत्रण की जो स्थिति प्राप्त थी वो समाप्त हो गई और भारत का शासन है, भारत के शासन से संबंधित सभी प्राधिकार है वो ब्रिटिश क्राउन में निहित कर दिए जाते हैं। और ब्रिटिश क्राउन का भारत में जो प्रतिनिधि है वो क्राउन का प्रतिनिधि के नाम से, जिसे हम व्यवहार में वायसराय के नाम से जानते हैं। वायसराय की जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी और भारत सचिव का जो पद होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक वरिष्ठ सहयोगी होता था, जो भारत संबंधी मामलों का मंत्री कह दो या जिसे हम कहते हैं भारत सचिव। तो जो ये व्यक्ति होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। तो इस तरह भारत सचिव भले ही वो एक तरह से क्राउन के मार्फत रह करके काम करता हो, लेकिन भारत मंत्री को भारत से संबंधित मामलों में एक असीमित अधिकार दिए गए, अर्थात वो गवर्नर जनरल की या हम कहें वायसराय की आज्ञा को पलटने का भी अधिकार रखता था। और भारत में जो वायसराय जो क्राउन के प्रतिनिधि को शासन से संबंधित जो भी नीतियां बनानी हो, जो भी कानून बनाने हो, जो भी निर्णय लेने हो, उस पर पहले पूर्व स्वीकृति है वो भारत सचिव और उसकी परिषद के माध्यम से लेनी होती थी। और भारत सचिव को केवल कुछ मामलों में ही परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य किया गया था, और वो भी केवल अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पे या कर से संबंधित मामलों में। लेकिन अधिकांश मामलों में भारत जो सचिव का जो पद है वो एक प्रकार से निरंकुश हो गया, उसको असीमित अधिकारों से लैस कर दिया गया। और भारत से संबंधित जो जब क्राउन का शासन भारत में लागू हो गया तो भारत सचिव का पद है वो बहुत शक्तिशाली बन गया और वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य होता था और ये व्यक्ति होता था वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और जो ब्रिटिश क्राउन का जो प्रतिनिधि, जिसे बाद में वायसराय के नाम से संबोधित किया गया व्यवहार में, हालांकि 1858 ईस्वी के अधिनियम में या किसी भी अन्य अधिनियम में वायसराय नामक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन हम व्यवहार में उसे वायसराय के नाम से जानते हैं क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। तो वायसराय को हर मामले को लागू करने के लिए, हर निर्णय को लागू करने के लिए उसको भारत सचिव के मातहत रह करके कार्य करना था। और तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो क्राउन की सत्ता, फिर उसके बाद में भारत सचिव और भारत सचिव के बाद में वायसराय के माध्यम से भारत के प्रशासनिक मामलों का है वो संचालन की व्यवस्था की गई। लेकिन 1858 ईस्वी के अधिनियम में सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ, वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने कहा कि प्रशासनिक नीतियां भी उन्हीं अंग्रेजों की बनी रही, वैसी ही राजस्व नीतियां, न्यायिक ढांचा, भू राजस्व नीतियां, शोषणकारी आर्थिक तंत्र है उसी प्रकार के बने रहे। बस हुआ ये कि भारत मंत्री को अधिकारों के मामलों में ज्यादा निरंकुश है वो बना दिया और इसने एक प्रकार से भारत के जो प्रतिक्रियावादी वर्ग है, जो अपदस्थ जो बहुत सारे जो राजा थे, जो तालुकदारों को उनके अधिकार है वो लौटा दिए गए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश शासन का भारत में समर्थन करना है वो प्रारंभ कर दिया। तो 1858 ईस्वी के अधिनियम को हमें उसी रूप में देखना चाहिए कि इसमें कोई ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए, सिर्फ क्रांतिकारी परिवर्तनों का दिखावा है वो किया गया, लेकिन व्यवहार में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं किए जो भारतीयों की दिशा सुधारने वाले थे। उल्टे 1858 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से भारत में प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी तत्वों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, जाति और धर्म के अंतर विरोधों को उभारने का प्रयास किया गया, फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से भारत में उपनिवेशी शासन है उसको दृढ़ से दृढ़तर बनाने का प्रयास किया गया, ताकि भविष्य में 1857 जैसे विद्रोह की स्थिति है ब्रिटिश हुकूमत को, अंग्रेजी प्रशासन को भारत में सामना उसका नहीं करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं कि 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट आखिरकार क्या था। 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, जिसको अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं इंडियन काउंसिल एक्ट, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को अगर हम मोटे तौर पर अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें कि क्यों लाया गया, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई थी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में करीब 6 से जो 10 सदस्य हैं
वो जो 6 अतिरिक्त सदस्यों को जो जोड़े जाएंगे वो विधान बनाने से संबंधित मामलों पर ही जोड़े जाएंगे। अर्थात 4 सदस्यीय तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी और विधि सदस्य की स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में मिल जाती है। और कुछ अतिरिक्त सदस्यों को जब गवर्नर जनरल को कोई विशेष मामले के लिए कोई कानून बनाना हो तो तब 6 अतिरिक्त सदस्यों को गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त या मनोनीत करने का प्रावधान था। और उसके बाद में जैसे ही कानून बनता तो ये अतिरिक्त सदस्य हैं वो स्वतः ही विधान परिषद से वो अलग हो जाते थे और उनको सिर्फ विधान निर्माण के मामले को और भी अधिक सहभागितापूर्ण बनाने के लिए विधायी परिषद की आरंभिक स्थापना का प्रयास है वो 1853 ईस्वी के एक्ट से किया गया। लेकिन 1853 ईस्वी के एक्ट में जो 6 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ने की जो बात कही गई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो अतिरिक्त सदस्यों को किसी मुद्दे पर बहस करने का अधिकार था। सिर्फ एक संख्या बल दर्शाने के लिए कि ये एक प्रकार से विधान परिषद जैसी बना दी गई है और उसकी सहमति से है ये कोई कानून है वो बनाया जा रहा है। लेकिन 1853 ईस्वी के अधिनियम से इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी और 1858 ईस्वी का जब अधिनियम बनाया गया तो उस व्यवस्था में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया। ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश क्राउन ने जो भारत की सत्ता हस्तांतरित कर ली थी उनको ये लगने लगा कि भारत में जो विधान परिषद की जो विधायी निर्माण की जो प्रक्रिया 1853 ईस्वी में बनाई गई है वो ठीक है और इससे कम ज़्यादा लोगों की सहमति के माध्यम से कानून निर्माण का भले ही दिखावा किया जा रहा हो लेकिन वो व्यवस्था ठीक है। लेकिन इसी समय 1859 ईस्वी में क्या होता है कि नए भारत राज सचिव बनते हैं, वो थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड है वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत में विधान निर्माण के लिए कोई एक ऐसी व्यवस्था हो जो ब्रिटिश संसद की तरह काम करे या ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह दिखे या विभिन्न मुद्दों पर वो बहस करे या भारत में वो राज सचिव से संबंधित मुद्दे पर बात करे या गवर्नर जनरल जो वायसराय जिसे हम कह रहे हैं वायसराय और वायसराय की कार्यकारिणी से प्रशासनिक मामलों के संचालन के संबंध में कोई प्रश्न करे। इस प्रकार की व्यवस्था को वो चार्ल्स वुड है जो भारत सचिव बने थे 1859 से 1868 ईस्वी तक, अर्थात वो 10 साल तक भारत के राज सचिव रहते हैं। तो चार्ल्स वुड है वो कभी नहीं चाहते थे, वो तो ये चाहते थे कि 1853 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो 6 अतिरिक्त सदस्यों का विधायी सदस्यों के रूप में जो प्रावधान किया गया इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी को भारत सचिव के माध्यम से कोई भी कानून बनाने का अधिकार है वो दिया जाए। लेकिन उसी समय जो एक बहुत अनुभवी ब्रिटिश प्रशासक थे सर बॉर्टेल फ्रेयर और मुसलमानों के एक सामाजिक सुधारक थे सर सैयद अहमद खां, दोनों इस प्रकार के विचार रखते हैं और सर बॉर्टेल फ्रेयर ने तो अपने काफ़ी लेखनी के माध्यम से और कई ऐसे प्रूफ दिए, दस्तावेज दिए और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटेन की गृह सरकार के समक्ष ये तथ्य प्रकट भी किया कि 1857 के विद्रोह का बहुत बड़ा कारण ये था कि भारतीय अंग्रेजों को अंग्रेजी हुकूमत को भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हुकूमत थी उसने भारतीय लोगों से जो दूरी बनाए रखी, उस दूरी के कारण से वो भारतीय लोगों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाए कि उनके अंदर क्या चल रहा है, अर्थात वो किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो सर बॉर्टेल फ्रेयर ये कहते हैं कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय लोगों के साथ संपर्क बनाया होता, अगर प्रशासन में उनको कुछ सहभागिता दी होती तो इन भारतीयों के माध्यम से अन्य भारतीय लोगों के अंदर जो असंतोष जो पनप रहा है उसको समय रहते भापा जा सकता था और वो जो व्यापक जन विद्रोह 1857 ईस्वी में खड़ा हुआ, इन भारतीयों की मनोभावना का पता लगा करके उसको समय, या तो जन विद्रोह होता ही नहीं और होता तो उसको समय से पहले उसकी तैयारी कर ली जाती। तो सर बॉर्टेल फ्रेयर के ये विचार है उसी का समर्थन सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया जाता है। तो सर बॉर्टेल फ्रेयर की ऐसी जो मत थे उससे ब्रिटेन के बहुत सारे नीति निर्धारक, ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे मंत्री और ब्रिटिश क्राउन है उसके इस विचार से सहमत थे कि भारतीयों को कुछ हद तक कानून निर्माण की प्रक्रिया में या ब्रिटिश प्रशासन की प्रक्रिया में उनको सहभागिता है वो मिलनी चाहिए। तो ये सहभागिता मिलनी चाहिए, लेकिन उसी समय जो भारत सचिव है वो ये चाह रहे थे कि विधायी निर्माण के लिए जो अतिरिक्त सदस्यों का जो प्रावधान किया गया उस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। लेकिन सर बॉर्टेल फ्रेयर के जो मत है वो ज़्यादा तार्किक थे और प्रासंगिक थे, क्योंकि जब भी कोई विजित देश है किसी पराजित देश के लोगों पर जब शासन करता है तो उसको वो तभी लंबे समय तक वो शासन कर पाएगा जब उन लोगों की मनोभावनाओं के बारे में उसको समय समय पर पता चलता रहे। और मनोभावनाओं के बारे में तभी पता चलेगा जब उन लोगों के साथ में मेल मिलाप बढ़ाया जाए या नीति निर्माण की प्रक्रिया में उनको शामिल कर लिया जाए, भले ही उनकी बात को नहीं माना जाए लेकिन नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करके उनके विचारों को जान लिया जाए, जिससे ये पता चले कि भारतीय जन समुदाय के बीच में
या पराजित जनता के अंदर क्या चल रहा है, वो किस तरह से इस विजेता जाति को देख रहे हैं, विजेता राष्ट्र के या विजेता जो शासन करने वाले लोग हैं उनको किस रूप में देख रहे हैं। तो सर बार्टलेट फ्रेयर के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है वो 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में देखने को मिला। और काफ़ी हद तक हम ये कहें कि 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट लाया ही इसलिए गया था ताकि भारतीयों को विधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके, ताकि विधायी निर्माण की प्रक्रिया को ज़्यादा एक प्रकार से संसदीय रूप देने की कोशिश है वो की जा सके। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट को लाया गया। एक उस समय ये था कि ब्रिटेन को उसमें आय के संदर्भ में और बजट का जो प्राधिकार है जो वायसराय को दे दिया गया था, तो एक वित्त मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक एक्सपर्ट, एक पर्टिकुलर सदस्य की आवश्यकता थी। और उस पर्टिकुलर सदस्य के प्रावधान करने के लिए भी 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया। तो सबसे पहले विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की मांग के कारण, सर बार्टलेट फ्रेयर के विचारों के कारण से ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश संसद को 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट है वो लाना पड़ा। और इसके साथ ही कुछ इनकी प्रशासनिक आवश्यकताएं थी, जैसा कि मैंने कहा कि वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक ऐसे वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट सदस्य को शामिल किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरा, वायसराय को अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब वो निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किसी कानून को निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और कुछ आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए उन्हें किसी विधान की आवश्यकता हो, तो इन आकस्मिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए उसको कुछ विधायी निर्माण के लिए असीमित अधिकार दिए जाने की भी मांग है वो की जाने लगी। तो ये कुछ प्रशासनिक आवश्यकताएं थी और विधान निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की जो मांग सर बार्टलेट फ्रेयर ने उठाई, सर सैयद अहमद खान ने भी उठाई, उनकी मांगों को पूरी तरह से एक एक्ट के माध्यम से, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से शामिल किया गया। अब अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट के प्रावधानों की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय परिषद अधिनियम, हम इसे कह सकते हैं कि एक तरह से भारतीय विधान परिषद अधिनियम ही हो गया है। तो विधान निर्माण के लिए वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाना था। और जब भी विधान निर्माण की बात हो, यानी भारत में प्रशासन के संचालन के लिए कोई कानून बनाने की बात हो, तो उस विधान निर्माण के लिए वायसराय की कार्यकारिणी है, सिर्फ उसको विस्तार किया जाएगा किन परिस्थितियों में जब विधान निर्माण का कार्य करना हो, सिर्फ उन्हीं मामलों में। और इसमें कितने अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाने की बात की, 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाने थे। और इन 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्य जो जोड़े जाने थे उनमें कम से कम आधे गैर सरकारी सदस्य होने थे। वो आधे गैर सरकारी सदस्य वो भारतीय भी हो सकते थे, वो यूरोपीय भी हो सकते थे, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होना था। तो जो विधायी परिषद है, एक प्रकार से ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार था। और इसमें यह कहा गया था कि जब विधान बनाया जाए तो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जाए और इनमें कम से कम आधे सदस्य है वो गैर सरकारी हों। और ये गैर सरकारी सदस्य भारतीय भी हो सकते हैं और यूरोपियन भी हो सकते हैं। ब्रिटिश पूंजीपतियों का उस समय ब्रिटिश हुकूमत पर प्रभाव था, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपति वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में वायसराय या भारत सचिव कुछ ऐसे कदम उठा ले जिससे मुक्त व्यापार के सिद्धांतों का उल्लंघन होता हो या ब्रिटेन के व्यापारी और पूंजीपतियों को या पूंजी निवेश करने में किसी प्रकार की अड़चन पैदा हो। तो ये जो गैर सरकारी जो सदस्य जो शामिल किए गए, उस पर ब्रिटिश पूंजीपतियों और ब्रिटिश ये जो उद्योगपतियों का भी बहुत बड़ा जो प्रभाव है, जो दबाव है वो था। और तो विधान निर्माण के लिए वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाना था, जिसमें 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाने की व्यवस्था की गई। लेकिन इन अतिरिक्त सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्य, कम से कम आधे सदस्य है वो गैर सरकारी सदस्य होने थे और इनका कार्यकाल था वो 2 वर्ष का होना था। लेकिन इन विधायी सदस्यों को कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। जब विधान निर्माण की बात आए तो जो विधान, कौन सा विधान बनाया जाएगा, इसको प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्यों को दिया गया। लेकिन जो अतिरिक्त सदस्य जो जोड़े गए थे उनको सिर्फ वो विधान के ड्राफ्ट को देख सकते थे, लेकिन वो कुछ सुझाव दे सकते थे, लेकिन प्रश्न है वो नहीं पूछ सकते थे। और गवर्नर जनरल या उसकी कार्यकारिणी के द्वारा इस मुद्दे पर कोई भी बात रख दी जाती थी तो अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। इसके अलावा विधान से संबंधित मामलों में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई विधान से बनाने से संबंधित मुद्दा यहाँ पर नहीं लाया जा सकता था जो कि सैनिक मामलों के पुनर्गठन से संबंधित हो, जो कि इसके अलावा सैनिक मामलों के पुनर्गठन से संबंधित कोई मुद्दा हो या भारत सरकार के विदेश संबंधों से संबंधित कोई मामला हो,
उससे संबंधित कोई भी जो कानून है, विधान निर्माण है, वो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद, जिसको विधायी मामलों के लिए अधिकृत किया गया था, उसमें इस तरह का विधान है वो नहीं लाया जा सकता था। इसके अलावा अन्य मामलों पर विधान लाने के लिए जो अतिरिक्त सदस्यों की जो व्यवस्था की गई थी, उन अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा इस एक्ट से एक और प्रावधान किया गया कि 1833 ईस्वी के एक्ट से जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों से जो कानून बनाने का अधिकार छीन करके पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के माध्यम से एकीकृत विधान बनाने की जो व्यवस्था की गई, अब उस व्यवस्था में कुछ तब्दीली की गई, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया, क्योंकि प्रत्येक प्रेसिडेंसी की अपनी स्थानीय आवश्यकताएं होती है और स्थानीय आवश्यकताओं के लिए, स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर ही कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसको अपनाया जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को फिर से कानून निर्माण का अधिकार है वो दिया गया। यहाँ भी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो गवर्नरों की जो नियुक्ति की जाती थी वो ब्रिटिश ताज के द्वारा की जाती थी। बंबई, बंगाल और मद्रास, इनसे संबंधित प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था और यहाँ पर जो अधिकारी जो बैठता था, जो क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाता था, वो उसे गवर्नर कहते थे। इसके अलावा बंबई, बंगाल और मद्रास के अलावा अन्य प्रांतों में जो भी अधिकारी जो नियुक्त किए जाते थे, सबसे बड़ा जो प्राधिकारी नियुक्त किया जाता था वो वायसराय के द्वारा नियुक्त किया जाता था और उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता था। केवल मद्रास, बंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी के जो प्राधिकारी को ही गवर्नर के नाम से जाना जाता था और इनकी नियुक्ति सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटिश सरकार का मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को फिर से विधि निर्माण करने का अधिकार है वो दे दिया गया। लेकिन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में भी जो विधि निर्माण करते समय जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी है उसमें 4 से 8 सदस्यों को, अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की बात थी। और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी कोई भी गवर्नर की कार्यकारिणी के द्वारा कानून बनाती तो वो कानून की शक्ल तभी ही लेता जब वायसराय की अनुमति उसे मिल जाती। और वायसराय की जो कार्यकारिणी में कोई भी विधान तभी बनता जब उसे भारत सचिव की अनुमति है वो मिल जाती। पहले तो वायसराय की अनुमति मिलना जरूरी था और वायसराय है विधान परिषद के द्वारा बनाए गए कानून को रद्द भी कर सकता था। लेकिन अगर वायसराय ने भी किसी कानून को अनुमति दे दी तो सबसे ऊपर जो भारत सचिव है उस कानून को रद्द कर सकता था या उस पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता था। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों, बंगाल प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के जो गवर्नर जो कानून बनाते थे उनको स्वीकृति तभी मिलती थी जब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद उसको अनुमति दे दे। तो वायसराय के अधिकार भारत के संदर्भ में काफ़ी है वो बढ़ा दिए गए। इसके अलावा वायसराय को आपात स्थितियों में अगर किसी कानून की आवश्यकता हो, किसी अपराधों या किसी विवाद के समाधान के लिए, तो वायसराय को 6 माह के लिए एक कानून के रूप में माने जाने वाले अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो दे दिया गया। तो हम जो आज भी भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने के जो अधिकार की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट से निकला हुआ प्रतीत होता है, जहां पर वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो दे दिया गया। लेकिन वायसराय को अध्यादेश जारी करते ही उस अध्यादेश की लिखित में सूचना और अध्यादेश जारी करने का क्या कारण था इसकी सूचना उसको भारत सचिव को देनी पड़ती थी। भारत सचिव के निर्देशों की अक्षरश पालना है वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि वायसराय को भारत के संदर्भ में करनी पड़ती थी, क्योंकि भारत से संबंधित प्रशासनिक मामलों के संपादन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति जो उत्तरदायी था वो भारत मामलों का मंत्री, जिसे भारत सचिव के नाम से जाना जाता था। 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में एक और बात का प्रावधान किया गया, वो थी कि 5वें सदस्य के रूप में वित्त सदस्य को जोड़ा गया। और सबसे पहले 1861 ईस्वी में वित्त सदस्य के रूप में जिस सदस्य को शामिल किया गया वो थे विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का भी जनक है वो कहा जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विधि बनाने के लिए वायसराय को अधिकृत किया गया और 1861 ईस्वी के अधिनियम से ही व्यवस्था की गई कि वायसराय है वो विभागीय व्यवस्था की शुरुआत है वो कर सकता है, अर्थात अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग है का बंटवारा कर सकता है, अलग अलग प्रकार के विभागीय कार्य है वो सौंप सकता है। तो विभागीय कार्यों का आवंटन, जिसे आज भी हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास विभिन्न विभागों के कार्यों का आवंटन या मंत्रालयों के जो गठन का अधिकार दिया गया है, उसकी भी कहीं ना कहीं हम यहाँ से शुरुआत है वो मान सकते हैं अगर भारत के संविधान में इसके तत्वों को अगर हम देखना चाहें। तो विभागीय व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय भी वो लॉर्ड कैनिंग के समय को ही दिया जाता है।
1861 ईस्वी के अधिनियम से ये विभागीय व्यवस्था की शुरुआत है वो की गई। और 1861 ईस्वी का जो साल है वो भारत के और भारत में जो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ उसके काल में कुछ घटनाओं के लिए बड़ा याद किया जाता है। एक तो 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट लाया गया, 1861 ईस्वी में पांचवें सदस्य के रूप में वित्त सदस्य की नियुक्ति की गई, 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बना जिसके तहत 1865 ईस्वी में कलकत्ता और बंबई और मद्रास में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के ये कुछ प्रावधान थे। अगर हम 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के अगर हम मूल्यांकन करें कि हम इसको किस रूप में देख सकते हैं, तो देखिए कि विधान निर्माण की प्रक्रिया में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। उससे पहले केवल गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के द्वारा ही कोई भी विधान है वो बना दिया जाता था, लेकिन पहली बार उस दिशा में प्रयास किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों को, वो भारतीय भी हो सकते थे और यूरोपीय भी हो सकते थे, लेकिन अपेक्षा ये की गई थी, जैसा कि उस समय के ब्रिटिश प्रशासक थे फ्रेयर, उन्होंने कहा भी था कि कुछ भारतीय लोगों को भी विधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए और ताकि भारतीय लोगों के मनोभावों का पता किया जा सके। तो कुछ भारतीय लोगों को ब्रिटिश हुकूमत ने गवर्नर जनरल, जिसे मैं वायसराय कह रहा हूँ, इस दौर में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जब विधान निर्माण की बात आई तो कुछ भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन ज़्यादातर वो ऐसे भारतीय थे जो वायसराय के एक तरह से पिट्ठू थे, वायसराय के हाँ में हाँ मिलाते थे, कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि या कुछ देसी रियासतों के राजाओं के प्रतिनिधि थे जो किसी भी प्रकार का पूर्व प्रश्न नहीं करते थे और जो वायसराय और उसकी कार्यकारिणी के प्रति वफादार थे। ऐसे लोगों को इस विधान निर्माण की प्रक्रिया में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में अगर कुछ भारतीयों को शामिल भी किया गया तो वो ऐसे सदस्य थे जिनका आम भारतीय जनता से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं था, अर्थात भारतीय जनता के मनोभावों का वो प्रतिनिधित्व है वो नहीं करते थे। भारतीय जनता में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में ब्रिटिश हुकूमत को लेकर किस प्रकार का भाव है, तो उसकी ये उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में जब विधायी परिषद के रूप की जैसी एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास है वो किया गया। लेकिन हमें यह भी नहीं समझना चाहिए कि 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में विधान निर्माण के लिए जो व्यवस्था की गई उसे हम विधान परिषद नहीं कह सकते, वो केवल गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार था विधायी मामलों के संदर्भ में। जब विधायी मामले आएंगे तब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी वो 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्य है उनको नियुक्त करने की वो सोच सकता है और उसमें भी वो वायसराय के इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किन व्यक्तियों को इसमें शामिल करेगा। तो ये वास्तविक विधायी परिषद नहीं बन पाई। हम कहें कि जिस तरह से संसदीय प्रणाली के आधार पर उसमें कोई विधान है वो नहीं बनाया गया। इसके अलावा जो सदस्यों को अतिरिक्त सदस्यों को उसमें शामिल किया गया था वो प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, वित्त पर कोई सवाल नहीं कर सकते थे, धन पर कोई सवाल नहीं कर सकते थे, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के कार्य पर वो कोई सवाल नहीं कर सकते थे, भारत सचिव के मुद्दों पर कोई सवाल नहीं कर सकते थे। सिर्फ वो बैठते थे, सिर्फ वो उस कोरम को पूरा करते थे। जब विधान निर्माण की बात होती तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी या जिसे हम वायसराय कह रहे हैं कि जब उनके सामने वो ड्राफ्ट पेश किया जाता था संबंधित विधान का तो सिर्फ हम कुछ सुझाव दे सकते थे, लेकिन उनके सुझाव है वो किसी भी प्रकार के मान्य है वो नहीं होते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक विधायी परिषद नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उस दिशा में एक प्रयास है वो किया गया। और ये 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट था जिसने ही 1893 ईस्वी के एक्ट के लिए एक प्रकार से आधार तैयार किया गया। 1893 ईस्वी के एक्ट से पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसने कहा कि गवर्नर जो विधान परिषद है उसको वास्तविक विधान परिषद का दर्जा दिया जाए और गैर सरकारी सदस्यों को जो वायसराय के द्वारा मनोनीत किया जाता है उसके स्थान पर उनको निर्वाचन के माध्यम से भरा जाना चाहिए, ताकि जो ऐसे व्यक्ति ऐसे भारतीय उस परिषद में जाए जो वास्तव में भारतीय जनता के सच्चे हितैषी है, भारतीय जनता के हितों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि 1861 ईस्वी की जो गवर्नर जनरल की विस्तारित कार्यकारिणी जिसमें विधान बनाने का कार्य होता था उसमें ऐसे अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया जो कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इस अधिनियम में अध्यादेश जारी करने की शक्ति ने वायसराय को असीमित अधिकार है वो दे दिए थे। 1893 ईस्वी के अधिनियम के लिए आधार तैयार हुआ और भारतीयों को शामिल करने का वैधानिक प्रावधान है वो कहीं भी नहीं किया गया। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था 1861 ईस्वी के अधिनियम में। हालांकि बात तो यही थी कि भारतीय लोगों को विधान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, लेकिन स्पष्ट शब्दावली में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि भारतीयों को विधान निर्माण की प्रक्रिया से शामिल करना है या इतने गैर सरकारी अतिरिक्त सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। सिर्फ यही कहा गया कि 6 से 12 अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाएगा
उसमें कुछ भारतीय भी हो सकते थे और कुछ यूरोपीय भी हो सकते थे या टोटल यूरोपीय हो सकते थे। और ज़्यादातर वायसराय ने, क्योंकि वायसराय किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दुविधा में नहीं पड़ना चाहते थे कि जिसमें जब वो विधान का कार्य करें और विधान पर सहमति के लिए कुछ लोग हैं उनके मुखालफत करें, तो उन्होंने ज़्यादातर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में अगर किसी भारतीयों को शामिल भी किया। मुश्किल से 1893 ईस्वी तक 4-5 गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीय ही विधान परिषद के रूप में जब गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी ने काम किया तब शामिल हुआ, और वो भी ज़्यादातर प्रतिक्रियावादी लोग थे या देशी रियासतों के उन शासकों के प्रतिनिधि थे जो कि एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत के भारत में बने रहने को ही अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते थे। तो भारतीयों को शामिल करने का कोई वैधानिक प्रावधान है वो नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 1861 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो विधान परिषद के माध्यम से जो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की भले ही बात की गई, अतिरिक्त सदस्यों की बात की गई, वो परमानेंट नहीं थे। जैसे विधान की प्रक्रिया समाप्त हो गई वो अलग हो जाते थे। लेकिन अतिरिक्त सदस्यों को जो शामिल करने की बात हुई उसने 1893 ईस्वी के अधिनियम के लिए आधार तैयार किया, और यही वो आधार था जिसके बाद में धीरे धीरे जो विधान पर निर्माण के लिए जो विधान परिषद है धीरे धीरे वो निर्वाचित होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि जब बाद में निर्वाचित विधान परिषद के माध्यम से विधान बनाए जाने लगे। तो इस संदर्भ में मैं 1858 और 1861 ईस्वी के अधिनियम को देखे जाने की आवश्यकता है। और 1861 ईस्वी का अधिनियम था जिसमें डिपार्टमेंटल यानी विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसी में 5वें सदस्य के रूप में एक वित्त सदस्य को जोड़ा गया। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत भी इसी अधिनियम की देन है, वो मानी जाती है। अब अगर हम बात कर ले कि इस व्याख्यान से संबंधित कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं, तो 1858 ईस्वी के अधिनियम से बहुत सारी बातें हैं, प्रावधानों के रूप में वो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। इसी प्रकार से ये कहा जा सकता है कि 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत प्रथम भारत के जो मामलों के मंत्री बने वो कौन थे, या प्रथम भारत राज सचिव कौन थे, तो सर हेनरी स्टैनली थे। और जब 1858 ईस्वी का अधिनियम पास हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, या भारत के प्रथम वायसराय है वो कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। और इसके अलावा अगर हम ये करें कि 1861 ईस्वी के अधिनियम की खास बात क्या थी, तो हमने देखा कि कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाना था कि किस संदर्भ में, विधान परिषद के निर्माण, कितने सदस्यों की व्यवस्था थी, कितने गैर सरकारी सदस्य थे, उनका कार्यकाल है वो कितना था। इसके अलावा 5वें सदस्य को किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया, कौन सा सदस्य था। इसके अलावा इंडियन हाईकोर्ट एक्ट है वो कब बना। इन सारी बातों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं और अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।